हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। हमने ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं का चैप्टर ख़त्म कर लिया भाई। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6। ठीक भाई, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम आएगा भाई ऊष्मागतिकी। ठीक है सर, ऊष्मागतिकी बोला जाता है। इसका इंग्लिश में नाम लिखें तो हम लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक सर, थर्मोडायनेमिक्स अपना नया चैप्टर है जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अपन इसके चैप्टर के नाम के ऊपर ध्यान देंगे। ऊष्मागतिकी आपके चैप्टर का नाम है, थर्मोडायनेमिक्स आप इसे इंग्लिश में बोलते हो। ऊष्मागतिकी, इसमें दो अल्फाज दिखेंगे, दो शब्द आपको दिखेंगे। एक तो ऊष्मा दिखेगी और एक इसमें दूसरा गति की, मतलब ऊष्मा के प्रवाह का ज्ञान। क्या बोला भाई? ऊष्मा के गति, गति क्या होती है? प्रवाह। ठीक है सर, ऊष्मा की गति का ज्ञान आप जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हो वह आपका ऊष्मागतिकी चैप्टर होगा भाई। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्या मिल रहा है भाई? एक तो आपको थर्मो मिल रहा है प्लस डायनेमिक। ठीक है, दो शब्द इनसे जुड़े हुए हैं। थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा और डायनेमिक गतिकी का मतलब हमने बोला अभी प्रवाह, जिसे आप गतिकी आप ऊपर लिख के आए हो। इस चैप्टर का क्या मीनिंग होता है सर? ऊष्मा का प्रवाह, मतलब ऊष्मा की गति के बारे में अध्ययन करोगे आप इस पूरे चैप्टर में। ठीक, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सर। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, लिखिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवर्तित ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाता है। ठीक सर, क्या लिखा हमने? रसायन विज्ञान किसे बोला जाता है? केमिस्ट्री को बोला जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मतलब पूरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जिस भी पदार्थ में जितने भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन होंगे उनके फलस्वरूप, मतलब उनके प्रोडक्ट के रूप में जो परिवर्तित ऊर्जा का, मतलब ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन मतलब या तो ऊर्जा कम होगी या बढ़ेगी या घटेगी, कुछ भी जो भी परिवर्तन होगा उसका अध्ययन आप किसके अंदर करते हो? ऊष्मागतिकी के अंदर करते हो। एक बार और देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो भी ऊर्जा का परिवर्तन होता है किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हो। ठीक है सर, पहला स्टार पॉइंट लिखिए। इसके बाद ऊष्मागतिकी निकाय की कुल ऊर्जा से
संबंधित नहीं होती है, यह केवल ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित होती है। ऊष्मागतिकी जो होता है भाई, ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम होता है वो निकाय। ये निकाय क्या है सर? हमें निकाय समझ में नहीं आया सर। ये निकाय होता है वस्तु मान लो या पदार्थ मान लो, ठीक सर, जिस पर आप अध्ययन कर रहे हो, जिसका आप मेजरमेंट कर रहे हो, उसे ही वस्तु हो या पदार्थ बोलोगे या निकाय बोलोगे। ऊष्मागतिकी किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी निकाय की कुल ऊर्जा से संबंधित नहीं होती है। मतलब जो ऊष्मागतिकी होगी ना, वो उस वस्तु की कुल ऊर्जा कभी नहीं होगी। वो क्या होता है? केवल यहाँ पर लिख रखा है परिवर्तित ऊर्जा। मतलब यह केवल ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित होती है। मतलब ये ऊष्मागतिकी हमें केवल ये बताएगी कि उस ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, ना कि उसकी ये कुल ऊर्जा को बताएगी। ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं फिर। देखो सर, सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए फिर। इनका अध्ययन निम्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है, जिन्हें ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। इनका अध्ययन मतलब इस पूरे प्रक्रम, इस पूरी घटना का ऊष्मागतिकी से जो भी ऊर्जा की अध्ययन है, जो भी ऊर्जा का आप अध्ययन करोगे, वो किस में करते हो भाई? निम्न नियमों के द्वारा करते हो, जिन्हें आप ऊष्मागतिकी के नियम भी कहते हैं। तो पहली हेडिंग आएगी आपके सामने, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। शून्य नियम बोले तो ज़्लोट, ZLOT। क्या बोला भाई? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। प्रथम नियम पहले नहीं आता, पहले आता है शून्य नियम। क्या है सर? यहाँ पर ज़ीरो, Z का मतलब होता है, एक बार पूरा लिख देते हैं, ज़ीरो। L का मतलब लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है सर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ज़्लोट। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम होता है भाई। ये कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं है। क्या होता है ज़ीरो नियम पे देखते हैं, लिखिए भाई इस नियम को। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं, यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ पृथक पृथक ऊष्मीय साम्य में हो तो वे दोनों वस्तुएं भी परस्पर ऊष्मीय
साम्य में होंगी। क्या लिखा भाई, क्या है जीरो नियम अपना ऊष्मागतिकी का? इस नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ, ठीक है सर, अगर पहली दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ पृथक पृथक ऊष्मीय साम्य में हो, मतलब पहली वस्तु भी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर रही हो, दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर रही हो, तो जो पहली और दूसरी है वो दोनों भी एक दूसरे से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती हैं। सर कैसे? सर ये देखो सर, आप ये एक ए वस्तु है, ये बी दूसरी वस्तु। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग? इसने बोला ना यदि दो वस्तुएं, ये दो वस्तुएं हमने मान ली, ए को पहली वस्तु, बी को दूसरी वस्तु अपन ने मान लिया, किसी तीसरी वस्तु के साथ, ए बी के बाद कौन सा आता है सर? सी आता है, तो तीसरी वस्तु के साथ पृथक पृथक ऊष्मीय साम्य में हो, मतलब तीसरी वस्तु के साथ तीसरा सी है, ये भी तीसरा सी है, ये क्या कर रही हैं सर? ये निशान बना दिया अपन ने, ऊष्मा का आदान प्रदान कर रही हैं। ठीक है सर, पहली दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्य में हो तो ये दोनों वस्तुएं भी ऊष्मीय साम्य में होंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ए सी से खुश है, बी सी से खुश है, इसका मतलब दोनों में बॉन्ड अच्छे बने हुए हैं, तो ए बी भी तो खुश हो सकते हैं भाई, क्योंकि ए सी से जो बंध बना रहा है, ए सी से जो ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है, बी सी से भी वही आदान प्रदान कर रहा है, इसका मतलब दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर होगी, तो इन दोनों की ऊर्जाएं भी तो लगभग बराबर होगी ना भाई। इसी वजह से फिर क्या आता है, वे दोनों वस्तुएं भी, इसका मतलब ये दोनों वस्तुएं भी परस्पर ऊष्मीय साम्य में होंगी। तो ए वस्तु और बी वस्तु भी क्या होगी सर? ऊष्मीय साम्य में होंगी। ठीक सर, बॉक्स पूरा बंद कर दो। ये मैंने बता दिया। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मा साम्य में हो तो ये दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य में होंगी। ये जो निशान होता है ये साम्य का होता है। साम्य मतलब सर, साम्य मतलब क्या होता है? जितनी ऊर्जा का आदान प्रदान ए से सी की ओर हो रहा है उतना ही सी से ए की ओर भी हो रहा है। ठीक है सर, मतलब दोनों तरफ ऊर्जा का या ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल इक्वल अवस्था में हो रहा है, ना तो किसी की तरफ ज़्यादा हो रहा है ना किसी की तरफ कम हो रहा है। ये आपका शून्य नियम होता है ऊष्मागतिकी का, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सेकेंड हेडिंग आएगी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है बच्चा लोग, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्लोट बोला जाता है। एफ का मतलब फर्स्ट, एल का मतलब लो, ओ का मतलब ऑफ, टी का मतलब थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है सर? ये लिखिए इसके अंदर। इसके अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है अपन से? इसके अनुसार, किसके अनुसार? प्रथम नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। ये है भाई बिल्कुल निश्चित। इस वाले नियम में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपनी मर्जी लगाकर ऊष्मा का आदान प्रदान रोक दो, कुछ कर दो, कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल सा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको याद रखना है। इसके अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा बिल्कुल फिक्स अमाउंट में है भाई, कोई चेंज नहीं हो सकता। बस इतना सा नियम है भाई। ये डालिए थर्ड हेडिंग, ऊष्मागतिकी का
द्वितीय नियम बोले तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लोट। ठीक सर, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम स्लोट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए भाई, लिखिए, इसके अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी बोले तो अव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। ठीक सर, इसके अनुसार, सेकंड लॉ के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, इसके अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी बोले तो अव्यवस्था। ठीक है सर, एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है? अव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़े सर, कैसे बढ़ रही है? तो बच्चे हम आजकल सुनते हैं कि लकड़ियाँ, जो मतलब कोयला होता है, वो कोयला किसकी कगार पर है? खत्म होने की कगार पर है। आजकल देख लो सर, पानी भी बिक रहा है पैसों में। तो हर एक संसाधन जो है अपने ब्रह्मांड का, वो खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। इसी वजह से ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है, इसके अनुसार ब्रह्मांड की कुल अव्यवस्था या कुल एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। कुछ भी व्यवस्थित नहीं है भाई ब्रह्मांड में अभी की तारीख में। ठीक सर, और फ्यूचर में तो और एंट्रोपी बढ़ने का खतरा है। फोर्थ हेडिंग आएगी सर, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम TLOT, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है सर, ये फाइनल नियम होता है। 3 नियम है। क्या है सर? लिखिए, इसके अनुसार परम शून्य ताप, मतलब 0 डिग्री केल्विन पर पूर्ण तथा शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी, मतलब अव्यवस्था शून्य होती है। देखिए सर, क्या कहता है आपसे तीसरा नियम, इसके अनुसार परम शून्य ताप पर, मतलब बिल्कुल 0 डिग्री केल्विन ताप है। ठीक है सर, 0 डिग्री केल्विन ताप मतलब परम शून्य ताप पर पूर्ण तथा शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ। शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ सर, एग्जाम्पल क्या होंगे इन पदार्थों के? तो बेटा अपना घर में यूज़ होने वाला, दैनिक जीवन में यूज़ होने वाला नमक देख लो। ठीक है सर, तो शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी कैसी होती है? बिल्कुल शून्य होती है, ना के बराबर होती है। कितने डिग्री केल्विन ताप पर? 0 डिग्री केल्विन ताप पर। सर पता कैसे लगाएंगे? तो बेटा 0 डिग्री केल्विन ताप करो, ठीक है, और आप वहाँ पर नमक को रख दो। आप उसमें कोई भी चेंज नहीं देखोगे, उसकी ज्यामिति, उसकी आकृति में आप कुछ भी चेंज नहीं देखोगे। यही बोला है कि इसके अनुसार परम शून्य ताप पर पूर्ण, मतलब पूरी तरीके से, तथा शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ मतलब NaCl देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, की एंट्रोपी, मतलब उस NaCl पदार्थ में जो भी अणु व्यवस्थित होंगे उनकी व्यवस्था बिल्कुल पूर्ण रूप से होगी भाई, उनमें अव्यवस्था कभी नहीं पाई जाएगी। उनकी अव्यवस्था जो होगी बिल्कुल शून्य होगी, बिल्कुल फिक्स अवस्था में मिलेंगे भाई आपको। ठीक है, ये हो गए अपने ऊष्मागतिकी के तीनों नियम की। क्या नियम क्या कहता है आपसे? ठीक है सर,
ये आपके हो गए। अब नई हेडिंग आएगी सर, हेडिंग डालिए ऊष्मागतिकी की परिसीमाएं। ऊष्मागतिकी की परिसीमाएं। पहली बात बता दूं बच्चा लोग मैं आपको, ये जो हम चैप्टर पढ़े ना थर्मोडायनेमिक्स, ये बड़ा लॉजिकल चैप्टर है। इसमें बहुत सारा ज्ञान भंडार के रूप में पड़ा हुआ है। मतलब इस चैप्टर में आगे जाके आप क्या अप्लाई करोगे, आप जो बेसिक जानकारी अभी लोगे शुरुआती लेक्चर्स में, वही बेसिक ज्ञान को आपको आगे डिस्क्राइब करना है भाई। अगर आपका बेसिक पूरा कंप्लीट होगा तो आगे चैप्टर में 1% दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। ठीक है सर, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से माइंड लगा के बातों को समझते रहना कि फर्स्ट नियम क्या बोलता था, सेकंड नियम क्या बोलता था, ऊष्मागतिकी परिसीमाएं क्या है, ऊष्मागतिकी किस पर अध्ययन किया जाता है, निकाय का क्या मतलब होता है। ठीक है ना सर, ये पूरी बातें और पूरा ज्ञान आपको A to Z रहना चाहिए। अब नई हेडिंग आती है ऊष्मागतिकी की परिसीमाएं। पहला स्टार पॉइंट आएगा इसके अंदर, ऊष्मागतिकी के नियमों, ऊष्मागतिकी के नियमों को सदैव स्थूल निकायों मतलब वृहद या बड़ा निकाय। स्थूल निकायों का क्या मतलब होता है, या तो छोटी वस्तु, नहीं यहाँ पर बड़ी वस्तु का यूज़ करना है। ऊष्मागतिकी के नियमों को सदैव, जो ऊष्मागतिकी के जितने भी आपने नियम पढ़े हैं उनको सदैव शुद्ध स्थूल निकायों मतलब वृहद, वृहद का क्या मतलब होता है बड़े निकायों पर भी लागू किया जा सकता है। उस स्थूल निकाय के अणु, परमाणु अथवा आयंस पर नहीं। ठीक सर, यहाँ पर बात आती है पहला स्टार पॉइंट परिसीमाओं के अंदर क्या आता है, ऊष्मागतिकी के जितने भी नियम आपने पढ़े हैं को स्थूल निकायों मतलब बड़े निकाय जो होते हैं उन पर लागू किया जा सकता है, जबकि उस स्थूल निकायों के अणु, परमाणु अथवा आयंस पर नहीं। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ भाई, आपने एक वस्तु बनाई, इतनी बड़ी है सर ये वस्तु, ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैं इसको एरो लगाकर लिख देता हूँ, स्थूल निकाय आता है ये आपके पास। ठीक है सर, ये स्थूल निकाय ही एक वस्तु है। आप जानते हो जब एक वस्तु बनती है तो उसके अंदर निम्न छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये वस्तु इनसे मिलकर बनी है सर। ठीक है, अपन ने मान लिया ये बड़ी वस्तु, एक बड़ी वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर आपकी बड़ी वस्तु या स्थूल निकाय तैयार हुआ है। ये अपन ने एक पूरा बना दिया भाई। ठीक, ये एक बड़ा निकाय, स्थूल निकाय छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे आप बोलते थे ना, जो परमाणु होता है, जो एटम होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, वैसे एक जैसे स्थूल निकाय है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब ये ऊपर पढ़ो, ऊष्मागतिकी के नियमों को सदैव, जो ऊष्मागतिकी के समस्त नियम होते हैं उनको सदैव आप स्थूल निकायों, वृहद बड़ा निकाय पर भी लागू कर सकते हो। इस पूरे पर आप लागू कर सकते हो इन नियमों को, लेकिन उस स्थूल निकाय के अणु, परमाणु अथवा आयंस मतलब इसके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स उपस्थित हैं
आप सोचो कि मैं ये एक पार्टिकल उठा लूँ, ये मैंने एक पार्टिकल उठा लिया, ये रहा, और मैं इस पे ऊष्मागतिकी के नियमों का अध्ययन करूं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप किसी अणु, परमाणु अथवा आयन जो कि एक स्थूल निकाय में उपस्थित हैं, उन पर आप लागू नहीं कर सकते। आप पूरे निकाय पर ऊष्मागतिकी के नियमों को लागू कर सकते हो। कोई दिक्कत बच्चा लोग? सर नहीं है, यह आपका पहला स्टार पॉइंट होता है। ठीक सर। दूसरा स्टार पॉइंट क्या कहता है, देखो भाई, ऊष्मागतिकी निकाय की ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित होती है। कुल ऊर्जा से नहीं। ये स्टार पॉइंट हम ऊपर भी देख के आ चुके हैं। जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम होता है वो केवल ऊर्जा का परिवर्तन होता है, वो किसी वस्तु की कुल ऊर्जा नहीं होती है। थर्ड स्टार पॉइंट देखिए, ऊष्मागतिकी से अभिक्रिया के वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अभी ऊष्मागतिकी जो हम पढ़ रहे हैं, उस ऊष्मागतिकी पूरे समस्त प्रक्रम के अंदर अभिक्रिया की जो स्पीड है, मतलब अभिक्रिया का जो वेग है, उसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है। ठीक सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखते हैं अपन आगे क्या क्या आता है। हेडिंग डालिए, परिभाषाएं। अब परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन। ऊष्मागतिकी के अंदर जो भी निकाय होते हैं, जो भी चीज़ होती है, जिस चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करोगे, उन सभी चीज़ों की परिभाषाएं अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सिस्टम, लिखोगे, जिसे आप तंत्र भी बोल सकते हो या जिसे आप निकाय भी बोल सकते हो। ठीक है सर, सिस्टम जिसे आप तंत्र भी बोल सकते हो, जिसे आप निकाय भी बोल सकते हो। इसके चारों ओर एक बाउंड्री बना दो भाई। ठीक है, गोल अंडा बना दिया अपन ने, अंडा। ठीक है सर, सिस्टम, तंत्र, निकाय, तीनों का मतलब एक है। सिस्टम इंग्लिश में है, तंत्र और निकाय दोनों एक हिंदी लफ्ज है भाई। ठीक है, इसके चारों ओर लिख दोगे आप परिवेश। क्या लिखा हमने? परिवेश। पूरा एक शब्द है, लेकिन हमने चारों को अलग अलग इस वजह से लिखा कि ये पूरे चारों ओर का जो वातावरण आपको दिख रहा है, इस सिस्टम को क्या कहलाता है? आपका परिवेश कहलाता है। इसके बाहर ये क्या है सर? सूरज की तरह थोड़ा सा आप लाइनें बना दो, जैसे रोशनी निकलती है ना सर। ठीक सर, ठीक। ये हमने क्या करा, जो भी इसकी आउटलाइन थी उस पर अपन ने एक सीमा बना दी। क्या बना दी भाई? ये आपकी होती है सीमा। सीमा, सीमा का मतलब होता है लिमिट। ये सिस्टम तंत्र की सीमा है। सिस्टम की क्या है? ये लिमिट है सर। ठीक। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है, क्या पूरा दिख रहा है सर? हमें कुछ भी, हमें तो केवल सिस्टम दिख रहा है। तो बेटा इसमें ध्यान से देखो, इसमें सिस्टम ही नहीं, आपका सिस्टम तो है, लेकिन सिस्टम के अलावा इसकी सीमा भी है। सीमा के अलावा आपको इसका परिवेश भी दिख रहा है। इसमें आपको तीन चीज़ें दिख रही है। पहला तो है सिस्टम, तंत्र या निकाय, दूसरी इसकी सीमा दिख रही है, और तीसरा इसका परिवेश, इसके आसपास का वातावरण, परिवेश दिख रहा है। और ये जो तीनों चीज़ें जिसके अंतर्गत आती है, ये मैंने तीन ब्रैकेट बना दिए, मतलब ये पूरा
चीज़, ये पूरी समस्त चीज़ जिस चीज़ के अंदर आती है उसे हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं सर, ब्रह्मांड। आ गई बात समझ में? ये जो सिस्टम, तंत्र, निकाय, ये परिवेश, ये इसकी सीमा, ये किसके अंतर्गत आती है? आप जानते हो हर चीज़ ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है। तो ये ऊष्मागतिकी का एक छोटा सा डायग्राम था। जिन चीज़ों की आपको डेफिनेशंस लिखनी है, जिन चीज़ों का आपको इस चैप्टर में आगे अध्ययन करना है, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा रेखा चित्र बनवा दिया भाई। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।